नमस्कार। दैनिक उत्तम हिंदू टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं रचना सेवक और लेकर हाजिर आप सबका पसंदीदा और हमारा बेहद खास प्रोग्राम चर्चाए खास। और अपने इस प्रोग्राम में हम अपने राज्य देश विदेश से जुड़े हुए कुछ अहम राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। और खास चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी। तो स्टूडियो में सर का बहुत बहुत स्वागत। और आज प्रोग्राम चर्चाएं खास की शुरुआत एक बार फिर से अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ के साथ। सर, अमेरिका द्वारा भारत पर लगाया गया 50% टैरिफ लागू हो गया है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान और चीन यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, टैरिफ तो स्थायी रात को लागू हो गया। बिल्कुल सर। लेकिन आज जो सुबह का समाचार आया, जो भारत सरकार ने इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 3 महीने का जो विकास दर बताई है वो 7.8 आई है। तो ये विकास दर अमेरिका के विकास दर से और चीन की विकास दर से भी ज़्यादा है। और यही विकास दर मैं समझता हूँ कि अमेरिका के लिए एक चिंता का विषय है कि वो भारत उठ रहा है तो टैरिफ का बेस कारण यही रखा, तो इसलिए चिंता उनकी है। हमारी चिंता तो टैरिफ लग गया, हमारे जो निर्यातक हैं, जो कपड़े के हैं, चमड़े के हैं, जो दूसरी और उनकी समस्या एकदम बढ़ गई, टेक्सटाइल की भी एकदम बढ़ गई। तो ये एक टैरिफ की जो लेकर नीति मैं समझता हूँ कि महीने 2 महीने की खेल है। अल्टीमेटली जो 25% रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो उनका ये जेफरीज हैं, जो आर्थिक क्षेत्र के दिग्गज हैं, उन्होंने भी कहा कि ये आत्मघाती है, ये ट्रंप की जो वैचारिक दिवालियापन है। और भारत को धमकाने के लिए उनका एक एग्जाम्पल उन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे चूहा हाथी को धमकाता है, उसी तरह अमेरिका की स्थिति है। अमेरिका ज़्यादा देर नहीं चलेगा, उसको मंदी अपने बाज़ारों में देखनी पड़ेगी सारे। तो ये एक पहलू है। दूसरा जो मैं समझता हूँ कि ये ट्रंप का जो 50% लागू कर दिया उसने, जो पहले हम आशंका थी कि शायद ना करे, टाइम एक्सटेंड करे, उसका मेन कारण जो यही बनता है कि पिछले दूर के दौरान हमने जो उनका बिचौलियापन था, जिसका अभी भी उन्होंने कहा कि मैंने टैरिफ लगाने के लिए उनको शांति के लिए दबाव डाला है। भारत की नीति के पाकिस्तान और भारत के जो मुद्दे हैं वो किसी बिचौलिए की तीसरी की किसी जरूरत नहीं, आज से नहीं, वर्षों से चली आ रही है। तो वर्षों से चली आ रही, तो ये खाम खा जो ट्रंप उस स्थिति में, तो भारत उसको स्वीकार नहीं करता, ये कारण आ गया था। अब जो आपने जापान की और चीन की यात्रा, भारत आज शाम को 30 की शाम को उन्होंने शंघाई सम्मेलन संगठन में शामिल होने के चीन में चले जाना है। पर अभी जो जापान के साथ 9 समझौते हो चुके हैं, वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियों से उनके हो गया, उनके गवर्नर से सारी बातचीत चल रही है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की तकनीक और भारत की प्रतिभा अगर मिल जाएंगे तो विश्व को नया दिशा देंगे। तो जो सच्चाई है, जापान हमारा एक पुराना सांस्कृतिक रूप से भी है, उसकी जब कठिन दिन था भारत ने उसको सहयोग दिया था। जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो अकेला पड़ा था, भारत ने उस समय उसका साथ दिया था। तो वो एक तरह से पुराने हमारे अच्छे संबंध हैं, वो एक दूसरे पर विश्वास कर सकते हैं, निर्भर रह सकते हैं। और उन्होंने भी जो सैन्य दृष्टि से और आर्थिक क्षेत्र से दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सहयोग देने की बात की, जो 9 समझौते हुए हैं। और 6 लाख करोड़ का निवेश अगले 10 वर्षों में उन्होंने प्लान आउट किया है। सुजुकी हो गया, आप ही हमारे यहाँ पे कारों के, और जो उन्होंने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भी है। तो इस तरह जो सैन्य साइड जो क्षेत्र है उसमें भी आएंगे। और आर्थिक सहयोग में उन्होंने कहा कि सुरक्षा और निर्भरता दोनों संतुलन रहेगा उनमें। तो ये एक सकारात्मक कदम है। और मैं समझता हूँ कि ये दोनों जो टैरिफ का दबाव है, ये रास्ता दूसरा जो उन्होंने वीजा का अमेरिका में लगाया अभी, हाँ। छात्रों के लिए, पेशेवरों के लिए। तो जापान ने उसके लिए कर दिया कि छात्र जो भारतीय छात्रों के लिए विश्वविद्यालय के लिए रास्ता खोल दिया। और इस तरह से जो सहयोग बढ़ा, उसमें पेशेवर की भी उधर 5000 के कितने उन्होंने आने वाले दिनों में वहाँ पे खपत हो जाएगी, लग जाएगी। तो ये एक अल्टरनेटिव रास्ता है, भारत को इस रास्ते और ढूंढने पड़ेंगे, करने। जहाँ तक चीन की बात है, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम इकट्ठे दोनों मिलकर अगर काम करें तो बहुत कुछ हो सकता है।
और आज शाम को वहाँ पहुँच जाएंगे। तो वहाँ पे जो मैं समझता हूँ कि चीन के साथ हमारा जो संबंध, जो इतिहास रहा, जो पीछे रहा, उसके साथ हम दोनों द्विपक्षीय हिसाब से कोई समझौता करने में स्थिति में नहीं है, क्योंकि जैसे अमेरिका आंखें बदलता है, चीन भी आंखें बदल जाता है। सर इस पर अब हमने पिछले हफ्ते हाँ, भी उसी आपने में चर्चा बात करी है है। कि हाँ पर इसमें एक बात और देखने में है कि इसमें रूस एक महत्वपूर्ण भूमिका रहा था। अगर त्रिपक्षीय समझौते होते हैं, भारत, रूस और चीन अगर मिल जाते हैं, तो ये एक विश्व स्तर पर राजनीतिक रूप से भी, सैन्य दृष्टि रूप से भी, आर्थिक दृष्टि से एक नई दिशा विश्व स्तर पर एक नई आएगी, दशा और दिशा बदलेगी फिर सारी क्षेत्र में। तो ये एक मैं समझता कि जो अमेरिका की एक ऐसी नीति है जिसने सारे विश्व को एक तरफा हिलाया, और इस नीति के जो एक चीज और भी मैं समझता हूँ कि ये जो 7.8 की दर आई है, इसका कारण क्या है? पिछले 11 साल में मोदी सरकार की नीति स्वदेशी की, आधुनिकीकरण की, उदारीकरण की, ये 3 बेसिक मुद्दे हैं, और इसी पे आज भी हम इसी बात पे खड़े हैं। मोदी सरकार भी खड़ी है और भारतीय भी समझे कि स्वदेशी की बात, आत्मनिर्भर जब बनेंगे, बनाने में भी, खपत में भी, तो तभी हम आ रहे हैं। और ये बात जो बड़ी शक्तियां तीनों ही समझो, रूस तो हमारे साथ है, और अमेरिका खास करके, और चीन भी, वो भारत को इस तरह बढ़ते कदम को देख नहीं पा रहे, तो वो दबाव डालने की कोशिश है। लेकिन एक भारतीयों के समझने पर दबाव है। देखो, सरकार जो निर्यातक हैं उनके लिए उन्होंने मांगा कि 25,000 करोड़ का, पिछली दफे में कहा कि या कोविड में जैसे राहत दी गई थी 6-6 महीने की, उनकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उनको डिले कर दिया जाए, उनके जो इंटरेस्ट रेट हैं उनको रोक दिया जाए, इस तरह के 6 महीने, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा चल नहीं सकता ये टैरिफ, इसके बाद उनको आना पड़ेगा। तो ऐसे कार्य वो भी करे, सरकार भी विकल्प ढूंढे, और जो चीन और जापान की यात्रा हो, यहाँ पे और देश भी जो आने हैं उनके साथ भी करके, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया खड़ा है हमारे साथ, ब्राज़ील खड़ा है, रूस खड़ा है, और देश, यूरोपियन देश खड़े हैं, फ्रांस, ब्रिटेन से हम कर चुके हैं। तो इस तरह ये अगर ये आपदा भी, जो मैं समझो दबाव जो है, ये भी एक तरफ ये आपदा ही है हमारे, भारतीयों का ट्रस्ट है, निर्यातकों का ट्रस्ट है। तो इसमें भी एक रास्ता निकलेगा जो भारत को आत्मनिर्भर भी बनाएगा, राष्ट्र का जो किरदार है, जो चरित्र है, उसका निर्माण भी करेगा। तो भारत एक जो उभरती शक्ति है, उसकी मान्यता भी इस टैरिफ के युद्ध के, क्योंकि ये टैरिफ युद्ध एक समय ट्रंप की हार होगी इसमें। जब ट्रंप की हार होगी, निजी हार होगी, तो वो देश की भी नीति की हार होगी। तो भारत को फिर मान्यता मिलेगी कि भारत अब किसी के दबाव में, पहले भी स्वतंत्र था, आज उससे और बड़ी शक्ति के रूप में उभरेगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उत्तर भारत के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश के कहर की। सर, उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का कहर अभी भी जारी है। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग में भूस्खलन से जहां 30 से अधिक श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, वहीं पंजाब के सीमावर्ती जिलों के कई गांव पानी में डूब गए हैं। तो काफी विकट, काफी दुखदायी स्थिति है, क्योंकि 800 से ज्यादा गांव जो हैं वो इस समय पानी में डूबे हुए हैं, सब कुछ लोगों का तबाह हो गया है। तो आप इसके बारे में क्या? देखिए, सबसे इससे पहले कि इस मैं तो यही कहता हूँ कि जो सरकार और गैर सरकारी संगठन है, उनको मिलकर जो प्रभावित क्षेत्र है, राहत कार्य और तेज करने चाहिए। सबसे बड़ी जो आज की आवश्यकता है। रही आपने वैष्णो देवी के जो हादसे की बात है, इस समय आज के जो फिगर आई है, 40 हो गए हैं आदमी जो भक्तों की जो है। सबसे बड़ी लापरवाही यह है कि वहाँ पे विभाग ने चेतावनी दी इनको, बारिश लगातार चल रही है, खतरा खतरा, लेकिन वहाँ के मैनेजमेंट, जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने यात्रा को रोकने की कोशिश नहीं की। उनको जब मिल रही थी पिछले 24 घंटे में कि बारिश खतरनाक स्थिति में है, मौसम खराब हो रहा है, तो यात्रा रोक सकते थे, तो ये हादसा बच सकता था। लेकिन वो लापरवाही रही, यात्रा चलती रही, तो अधिकारी के बीच में जो हो गया। अभी मणिमहेश उधर की भी यात्रा पर श्रद्धालु फंसे हुए हैं। अब श्रीनगर आज भी, जम्मू कश्मीर में बादल फटा, पहले भी फटे हैं, जम्मू कश्मीर ले लें, उत्तराखंड ले लें, हिमाचल प्रदेश ले लें, ये सारे जिले, पंजाब तो बाढ़ 7-8 जिले हैं। हुसैनी वाला में 7-7 फुट पानी खड़ा हो गया, वहाँ पे रिट्रीट बंद हो गई। और
हजारों एकड़ की फसल खराब हो गई, लोग बेघर हो गए हैं और कई छतों पे गुजारा कर रहे हैं जो बाहर नहीं निकल रहा। तो ये एक अपने आप में बहुत, और अगर देखें तो लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, जानी माली तो हुआ, माली जान का तो हुआ, माली भी हो गया सारा। अब इसका कारण क्या है? दो कारण मैं समझता हूँ कि एक तो प्रकृति के है, दूसरा इंसान की अपनी लापरवाही भी है। देखिए ऊपर एक ग्लोबल वार्मिंग है, उस कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अभी पीछे वो 2 हफ्ते या महीना पहले आया था, एक रिपोर्ट आई थी कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर के ऊपर जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ पे 120 झीलें बनी हुई है बर्फीली, जो पिघल रहे हैं तो वो इकट्ठे होते जा रहे हैं, नीचे रास्ता उनको नहीं मिल रहा। अगर वो कहीं टूटते हैं तो वो लगता है भी जम्मू कश्मीर ही शायद दहाई ना दे, इतने अगर इकट्ठे टूटते हैं। तो वो अभी सर्वे सारा चलते हैं, उनकी निगरानी रखी हुई है भी कैसी स्थिति है। तो इसी तरह हिमाचल और उत्तराखंड के ऊपर भी झीलें बनी हुई है सारा। तो वो जब बारिश एकदम बादल फटते हैं और लगातार चलते हैं तो ये पानी एकदम आता है। तो एक कारण तो ये हो गया। दूसरा यह है कि जो नदियों के तट के पास इतना निर्माण हो गया, नदियों का क्षेत्र जो किनारे हैं वो सिकुड़ते चले जा रहे हैं, और जब वो निकलते हैं तो किनारों पर जो बसते हैं वो सारे उजड़ जाते हैं। तो ये तो सरकारों को, स्थानीय लोगों को चाहिए कि जो पुराना क्षेत्र नदियों की जो बेल्ट जिसको हम कहते हैं उसके निर्माण ना करें। जब वो निर्माण होता है, जब इस तरह के आपदा होता है तो वो और बढ़ जाते हैं, इंसान के कारण बढ़ गई ना। अगर वो बचाव हो सकता था अगर वहां पर निर्माण हो तो उस कारण हो गए। तीसरा कारण आ गया कि जो हम विकास की जो हम शक्ल देते हैं, पहले भी मैं कह चुका हूँ कि पहाड़ों की कटाई पर मेरे एक औसत निकली है कि वनों के, जंगल की जो लकड़ियां कटाने में 25 करोड़ लोगों का रोजगार उससे जुड़ी हुई है। तो वो कटाई उस हिसाब से अपने हित के लिए, आर्थिक हित के लिए कटाई जंगलों की भी होती है, सड़कों का निर्माण भी होता है। तो उतना वृक्ष लगते नहीं है, जितनी कटाई होती है वो लगते नहीं। जो लगने हैं तो उनको वर्ष लगने हैं, बड़े होने में, बड़े होने में भी तो वर्षों लगते हैं। तो ये एक आप ऐसी स्थिति है कि हम खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं विकास के नाम पे। अवैध निर्माण भी हो रहा है, वनों में भी अवैध निर्माण चल रहा है, और उसके कारण वन्य जीवन संघर्ष भी चलता है। आप देखते हैं बाघ आ गया उस शहर में, आ गया हाथी आ गया जैसा। तो इसका कारण कि वनों का क्षेत्र घटता जा रहा है, लोग अवैध निर्माण करते हैं, वो आगे कटाई भी होती है, निर्माण भी हो रहा है। तो ये एक द्वंद चलता है इंसान और जीव में चल रहा है। फिर इसके बाद अगर आ जाए तो जो लापरवाही है, जैसे यहाँ पे माधवपुर बंद जो टूटे हैं फ्लड गेट्स, उसका कारण यह है कि वहाँ पे उन्होंने बात जो जनते हैं वो की नहीं, वो जाम ही हो गए थे। बिल्कुल सही। अगर वो धीरे धीरे उठते करते, उनकी सफाई होती तो ये एक टूटते ना, और पानी एकदम फ्लो, बाढ़ की स्थिति बचती, धीरे धीरे खोलते। अब वो टूट गया तो पानी एकदम निकला तो सारे एकदम अचानक बाढ़ आई। तो ये लापरवाही हमारे रख रखाव। और फिर इसके बाद यह कि जो जैसे पंजाब है, बांध चारों तरफ बांध दिए, भाखड़ा भी, पौंगडैम सारे जब बांध, और बारिश वहां पर हो रही है, अल्टीमेटली पहले वो इफेक्ट हुआ, अब हम इफेक्ट होने जा रहे हैं। 20 दिन का फर्क है ना, 15-20 दिन के फर्क है। तो यहाँ पे पहले चलता था कि वर्षा ऋतु आने से पहले सरकारी स्तर पे सारे कार्यालयों में होता था, आपदा आए तो कैसे संभालना है, कैसे करना है। स्थानीय स्तर पर कमेटियां बनती थी, अब भी पंचायतें कर रही हैं, जहाँ पे किनारे टूट रहे हैं वो खुद लगे हुए कुछ। तो ये पहले सरकार अपने स्तर पर लोगों को कॉन्फिडेंस में लेती कि ये चीज़ आ रही है, ऐसे ऐसे होना है, ये करना है, डिमॉन्स्ट्रेशन सॉर्ट ऑफ। अब वो नहीं हुई क्योंकि उदासीनता आई, लापरवाही आई, उसका भी खमियाजा हम भुगत रहे हैं। तो ये प्रकृति और इंसान दोनों को मिल के जो है ना उदासीनता या लापरवाही कह लें, उसका परिणाम हम दंड भुगत रहे हैं। और बेहतर ये है कि एक तो जो जैसे अब पहाड़ों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ती है, वहाँ प्रदूषण बढ़ता है, उनके रेवेन्यू को तो कमाते हैं, पर जितना नुकसान हो गया वो रेवेन्यू अगर ताल में उठाए तो नुकसान में जाएंगे, जान में गई, घर भी गए, तबाही भी अलग से हुए। तो ये एक संतुलन बना के, और नीति ऐसी होनी चाहिए जो लंबे समय के लिए देखते हुए। और एक जगह होता क्या कि अगर 4 जगह टूरिस्ट रिजॉर्ट है तो वही है, दूसरी तरफ सरकार भी ध्यान देती। बिल्कुल सर। सफाई का भी, मेंटेनेंस का भी, और डेवलपमेंट का भी। तो सारी चीजें मिल मिलाकर ये कि एक पॉलिसी प्राइवेट
को देखते हुए, उसकी तब्दीली और आने वाले समय को देखते हुए ऐसी नीति बनेगी, तभी सब समाज भी जागे, सरकार भी जागे, तभी बात बनेगी। आगे चर्चा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की। सर, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को 100 साल पूरे होने वाले हैं। अब संघ के शताब्दी वर्ष की यात्रा और समाज में इसके सार्थक योगदान के बारे में मोहन भागवत के संबोधन के बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, 1925 में डॉक्टर हरदेव ने विजयदशमी के दिन, दशहरा जिसे हम कहते हैं, वो शुरू की थी। और 2025 दशहरा अक्टूबर में या सितंबर के लास्ट अक्टूबर में आएगा, तो 100 साल पूरे हो जाएंगे। देखो, उन्होंने बहुत बड़े विस्तार से 3 दिन संबोधन किया उनके साथ। मुख्य बातें मैं जो समझता हूँ कि उन्होंने सबसे बड़ी बात देखी चरित्र निर्माण की, देशभक्ति की, और जो सामूहिक विचार भी परिवर्तन ला सकते हैं, जो संगठित विचार है वही परिवर्तन ला सकते हैं, इसको लेकर कर रही है। और एक बात उन्होंने कही है कि जो पड़ोसी देश हैं, जो कभी हमारे अंगी थे, उनके प्रति भी हमें समझने की भावना रखनी चाहिए। ये तो फिर उन्होंने संघ का कार्यकर्ता को लेकर उद्देश्य किस स्थिति में बनी, क्या हमारा लक्ष्य है, उनके वाले इसमें बीच में मैं लेता हूँ कि उन्होंने जो सबसे बड़ी बात हिंदू को लेकर कही, क्योंकि देश का बहुमत हिंदू है, देश का दिशा और दशा हिंदू के जो है विचार व्यवहार पे निर्भर करेगी। उन्होंने कहा कि जो हिंदू, पहले जब संघ बना था तो उस समय हिंदू कम शब्द होता था, अब हिंदू को ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो उन्होंने कहा हिंदू वो है जो विभिन्न श्रद्धा रखने वालों को मान के स्वीकार करता है कि हर कोई अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार अपना रास्ता चुन सकता है, और दूसरा उसके जो रास्ता उसका सम्मान भी करता है। ये नहीं भी वो चुन सकता, उसके रास्ते को स्वीकार भी करता है, उसको सम्मान भी देता है। तीसरा कि रास्ते के लेके कोई झगड़ा नहीं, भाई तू मेरे रास्ते चल, मैं तेरे रास्ते चलूं, वो झगड़ा कोई नहीं। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जो चौथी बात है कि मातृभूमि के प्रति जो भक्ति है, ये 4 बातें मूल रूप से उन्होंने कहा हिंदू समाज में करे, ताकि इसी के साथ जो देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। और सच्चाई जो है कि अगर हिंदू अपने आप को संकीर्णता में लाएगा, छोटी सोच में जाएगा, जात बरादरी ऊंच नीच इसमें जाएगा, तो वो समाज पे प्रभाव करेगा, कि परिवार पे आएगा, समाज पे आएगा। उन्होंने परिवार और समाज की बात भी करी है, और क्योंकि हमारे यहाँ पे परिवार इकाई है, परिवार से समाज आएगा, समाज से फिर गांव, प्रदेश, ऐसे देश चलेगा। तो बेस आधार तो है कि हमारा परिवार, अगर हिंदू परिवार अपन में मजबूत हो, चरित्रवान हो, क्योंकि जैसा व्यक्ति है वैसे हमारा प्रतिनिधि होगा, जैसा प्रतिनिधि है वैसी सरकार होगी। तो ये एक चेन सिस्टम है। तो उसका उन्होंने जो हिंदुत्व और हिंदू को लेकर बात की, मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये भी कहा कि हम हिंदू ये नहीं चाहता कि इस्लाम खत्म हो, हिंदू की ऐसी सोच ही नहीं। यही बात उन्होंने कही कि हमारी ऐसी कोई सोच ही नहीं है। और फिर उन्होंने जनसंख्या की नीति के बारे में भी कि हिंदू परिवार 3 बच्चे करें, क्योंकि डेमोग्राफिकली अगर बच्चे कम एक ही रखें तो सदियों बाद वो बदल जाती है, सारी डेमोग्राफी बदल जाती है और सारा सिचुएशन। भारत तभी रहेगा जब हिंदू यहाँ में बहुमत रहे। जब हिंदू अल्पमत में आ गया तो भारत फिर जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान में परिवर्तन आया अलग होने के बाद, तो भारत में भी ऐसे परिवर्तन आएंगे। तो यही मैं समझता हूँ कि मुख्य बात उनकी जो है, जो हजारों कार्यकर्ता जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं राष्ट्र की सेवा के लिए, और उन्होंने परिवार से लेके देश की बात की है। और सत्य भी ये है कि आज संघ के इतनी शाखाएं बनी हुई हैं, वो जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है। और मैं संघ को की तरफ देखता हूँ, जो सोचता हूँ कि संघ की स्थिति ऐसी है, क्योंकि संघ को उन्होंने एक बात और कही कि संघ को जितना विरोध छोड़ना पड़ा किसी और संगठन को विरोध है। मैं इस विरोध को इस तरह देखता हूँ, जैसे अगर आप जाएं सड़क किनारे पीपल का वृक्ष देखें या बड़े वृक्ष देखें, तो संघ को मैं उसी हिसाब से देखता हूँ, क्योंकि वो जो वृक्ष बना है उसका जो बीज है पहले तो वो धरती में गया, उसने अपने अस्तित्व को नकार दिया। जो संघ का कार्यकर्ता पहले अपने अस्तित्व को नकारता है,
वो तो राष्ट्र के लिए निकलता है। पहले अपने आप को डुबोता है, जमीन के नीचे जाता है, नम्रता लाता है, बर्दाश्त करता है, दबाव झेलता है, नीचे जाके फिर उसका अंकुर फूटता है, धीरे धीरे बढ़ता, वो बारिश, आंधी, तूफान, सूर्य, गर्मी, सर्दी सबको झेलता हुआ आगे बढ़ता है। और जब बड़ा बनता है तो फिर वो भेदभाव नहीं करता, वो सबको साया देता है, सबको बिल्कुल, करता। बिल्कुल तो सही। संघ की स्थिति भी ऐसी ही है, मैं समझता हूँ कि संघ का जो कार्यकर्ता है उसका कोई माली नहीं है, विचारधारा है, उसके सामने लक्ष्य है कि भारत का समाज को सदियों हमने गुलामी से रही है। डॉक्टर हर्गेवर के दिमाग में भी यही बात आई थी कि हम आज़ाद तो हो जाएंगे, अगर संस्कार नहीं होगा तो हम फिर गुलाम हो सकते हैं। क्योंकि सदियों की गुलामी से निकलने के लिए मानसिक गुलामी तभी टूटेगी जब संस्कारवान हो गए, चरित्रवान हो गए, देश के प्रति भक्ति होगी। तो आज मैं समझता हूँ कि देश के प्रति भक्ति, चित्रवान और संगठित समाज, संगठित से, ये तीन आधारभूत बातें उन्होंने कही है। वो परिवार से लेकर सरकार उन्होंने बहुत विस्तार से बताई है, लेकिन हमारे पास ये तीन मुद्दे हैं, इनको लेकर अगर हिंदू बहुमत समाज अपने आप को संभाल ले तो देश का भविष्य मैं समझता हूँ कि उज्ज्वल ही है। सर उन्होंने इस बात का खंडन भी किया कि मैंने किसी को 75 वर्ष की उम्र में रिटायर हाँ, वो राजनीति के हिसाब से उनकी जरूरत, मैं वो से मैंने जब वो राजनीति वाली बात है कि उन्होंने जोड़ा, बिल्कुल सर, उन्होंने कहा कि मैं 80 वर्ष की उम्र वो में तो भी शाखा लगाऊंगा। हाँ, उन्होंने कहा जब तक नेतृत्व कहेगा मैं नेतृत्व करूंगा, संगठन कहेगा मैं नेतृत्व करूंगा। तो वो बात उन्होंने कहा ना मैंने अपने पे लागू की ना किसी को कही है, जबकि चर्चा मोदी और इनकी अपनी लगती है कि सितंबर में इसी आ जाना, दोनों ने 75 का हो जाना, दोनों पे लागू हो गई। ये भी एक चर्चा का विषय रहा जी। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे मोदी सरकार द्वारा जीएसटी सुधारों को लागू करने की तैयारी की। सर, मोदी सरकार देश में जीएसटी सुधारों को लागू करने की तैयारी कर रही है और इन सुधारों का उद्देश्य आम लोगों पर टैक्स को कम करके महंगाई को कम करना है। तो आप इन सुधारों को किस तरह से देखते हैं, क्या कहना है आप? देखिए, जो 12 इनकी दल थी, 3, 5, 18 और 28, और जो लग्जरियस थे उसमें 40 है। तो उन्होंने 12 और 28 को खत्म करके 12 वाली 5 में ले आई, 28 वाली 18 पे आ जाएगी। और जो धरातल की सच्चाई ये है कि 99% जो प्रोडक्ट्स हैं वो 12 वाले थे, 12 वाले 5 पे आ जाएंगे। तो ये एक राहत भरा काम है। मध्यम श्रेणी के वर्ग जो उसको, किसान को और छोटे जो उद्योगपति हैं उनके लिए ये लाभ वाली स्थिति है। और इसका एक फायदा और भी होगा, अभी ये प्रस्ताव मौजूद है, आने 1-2 महीने में लागू हो जाएंगे, जो फेस्टिवल सीजन बोल रहे हैं कि लागू हो जाएगा। इसका लाभ एक तो एक जनरल है साहब। दूसरा लाभ ये होगा कि जो टैरिफ के कारण जो अर्थव्यवस्था पर दबाव बना, जो हमारी विकास दर पे थोड़ा सा संकट आएगा, 1.2% या कुछ, तो उसको गति देने में, बनाए रखने में, ये जो आगे दरें कम कर रहे हैं उसका बहुत लाभ होगा। क्योंकि गति जितनी दर कम हो गए तो लोगों का खरीद फरोख्त बढ़ जाती है, फैसिलिटी में और बढ़ेगी। इसके साथ साथ जो ये एक राहत भरा काम है, अच्छा स्वागत होगा, ये बात ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि जो व्यवहारिक चीजें हैं, जैसे कागजी कार्रवाई है दफ्तर जीएसटी को लेकर, वो अभी भी समस्या है। छोटी छोटी बात पे काम रुक जाते हैं। सरकार जो अधिकारी हैं स्थानीय स्तर पे, उनके प्रति उसका सरलीकरण भी होना चाहिए। कागजी कार्रवाई का जितना सरलीकरण होगा तभी लाभ होगा। अभी तो जो है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से और राष्ट्रीय, क्योंकि यूरोप जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पे 2 ही दरें हैं, 5 और 12। लग्जरी जैसे कारें हैं या कुछ और से उसमें 40 चढ़ता है ताकि इफेक्ट ना हो। तो ये जो व्यापारी या उद्योगपति या छोटे चाहे बड़े जाओ, तो तकनीकी कारण जो उनका लेन देन रुकता है, जो उनको वापसी मिलती सब्सिडी या कुछ टैक्स का रिलीफ मिलता है वो रुक जाता है, रिटर्नें रुक जाती हैं। तो ये चीज़ें सारी इफेक्ट करती हैं। तो इनको सरकार को ये चाहिए कि ये इसका इस तरफ, चाहे वो जीएसटी भी है, मैं कहता हूँ आयकर साइड भी है, तो इन दोनों तरफ है व्यापारियों की मांग है, उस तरफ ही ध्यान देने की जरूरत है। बाकी ये समय और परिस्थितियों को देखते हुए स्वागत होगा और समय समय पर इसका रिव्यू भी होता रहे। तो व्यापारी संगठनों से ये बातचीत करके आगे करें तो बेहतर होगा, इतना ही कह सकते हैं।
तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम चर्चा है खास। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ और नए मुद्दों के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे रचना कौर सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।